हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है यदि आप यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पीटी 2025 दिया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार जो आपको मौका मिला है बेसिकली वो एक खास मौका है और मुझे लगता है कि बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये कोई सामान्य कंपटीशन नहीं है, यानी कि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जहां पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिट करते हैं, यहां पे ऐसा कतई नहीं है। इस भर्ती में वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने पीटी 2025 दिया है, मतलब कंपटीशन ऑटोमेटिकली फिल्टर हो चुका है। अब जरा सोचो, पूरे इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, यहां सिर्फ यूपी के वो कैंडिडेट यानी कि वो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिट कर रहे हैं जिन्होंने पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि आपका कंपटीशन पहले से ही कम हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आईटीआई वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी देते ही नहीं है, जिसकी वजह से इस एग्जाम में और भी कंपटीशन आप लोगों का बच जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी और भी ज्यादा खास हो जाती है, बिकॉज गर्ल्स के लिए यहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, यानी कि उनकी सीट ही अलग होती है, उनको मेल कैंडिडेट से कॉम्पिटिट नहीं करना होता है। इसीलिए कई बार बहुत ही कम मार्क्स पर यहां पर गर्ल्स का सिलेक्शन होते हुए देखा है। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं, पिछली वैकेंसी में मेरी एक स्टूडेंट्स थी प्रियंका नाम की, उसके बाकी एग्जाम पे मार्क्स बहुत कम आते थे। ऑनेस्टली उसे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन उसने इस एग्जाम के लिए सही तरीके से प्रिपरेशन करी। जो पिछली वैकेंसी थी, सिलेबस को समझकर पढ़ा, रैंडम नहीं पढ़ा, और रिजल्ट क्या हुआ, उसके मार्क्स यहां पर भी बहुत ही ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। और इसका सीधा सीधा रीजन मालूम है क्या है, बिकॉज इतने सारे फिल्टर होने के बावजूद यहां पे सिलेक्शन कम मार्क्स पर भी होते हुए दिखाई देता है। अब आप खुद सोचो, जहां बाकी एग्जाम में हाई कंपटीशन होता है वहां सिलेक्शन लेना भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन यहां पे यदि हम लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें, फिल्टर्ड कंपटीशन होने की वजह से साथ साथ में यहां पे जो लिमिटेड सीरियस कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई में सीरियस है उनके पास में क्वालिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि जिन्होंने पीटी 2025 क्वालिफाई नहीं किया होगा, यानी कि रिजर्वेशन एडवांटेज अलग से, ये तीनों चीजें मिल रही हैं। यानी आप इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस बेसिकली है सरकारी नौकरी लेने का। लेकिन यहीं पर 90% स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कोई क्लियर रोड मैप उनके पास में नहीं होता है, रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस को प्रॉपर तरीके से समझते नहीं है, और एंड में केवल उनका मालूम है, उनसे पूछा जाता है तो केवल एक ही जवाब आता है, पेपर टफ था। लेकिन सच क्या है, पेपर टफ नहीं होता है, तैयारी गलत होती है या डायरेक्शन तैयारी की गलत होती है। अब अगर आप इस बार जेन्युइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को इन डेप्थ तरीके से समझ रहे होंगे। यहां पे मैंने सारे टॉपिक A to Z आप लोगों के लगाए हुए हैं कि आपको किस तरीके से टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, चीजों को कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, तो इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। गाइस देखिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली सिलेबस को समझते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल सके पढ़ाई के लिए और आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सको। सबसे पहले हम लोग ब्रॉडली पिक्चर को समझते हैं, यानी कि जो परीक्षा का पैटर्न है उसको समझते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे केवल एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, और उस क्वेश्चन पेपर में आपसे 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। इन 100 एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिल रहा होगा। प्रश्न आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन को चूज करना होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो यहां पर नकारात्मक अंकन भी होने वाला है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक आप लोगों का कटेगा। यानी कि आप ये मान सकते हो कि यदि आपने 4 क्वेश्चन के गलत उत्तर
चुने तो वहां पर आप लोगों का एक सही बराबर नुकसान होगा, यानी कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। पेपर की कुछ खास बातें क्या है, पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर होने वाला है, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इस पूरे पेपर में 3 भाग होंगे। इन तीनों भागों को समझिएगा, 3 भाग को यानी कि आप 3 पार्ट बोल सकते हो। पहला पार्ट टेक्निकल और साइंस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिसमें 65 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और तीसरा भाग जो होगा उसमें उत्तर प्रदेश सामान्य जीके पूछा जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स होंगे। अभी हम लोग एक एक टॉपिक को खंडन करने वाले हैं कि कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, जीके में आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें। देखिए, यदि हम लोग सबसे पहले पार्ट की बात करें, जो आप लोगों के 65 क्वेश्चन आने हैं, वो 65 क्वेश्चन लाने के लिए आपको किन किन टॉपिक को ध्यान से समझना है और पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। देखिए, यदि आपने इन सारे पॉइंट को कवर कर लिया, ये मेरा वादा है कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बशर्ते चीजों को समझ के रैंडमली पढ़ाई नहीं करना है, खुद को ये बेवकूफ नहीं बनाना है कि मैं पढ़ाई में बिजी हूं, वास्तव में सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है टेक्निकल के अंतर्गत, वो है आधार सुरक्षा परिचय, यानी कि सेफ्टी इंट्रोडक्शन। यहां से आपके एग्जाम में 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ना होंगे, सो दैट कि 10 नंबर आप अपने पक्के कर सको। सबसे पहला पार्ट है सुरक्षा का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी। देखिए, इसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंतर्गत जनरली एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उससे कैसे बचाव करोगे, क्योंकि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी बेसिकली एक्सीडेंट को अवॉइड करने का तरीका है। तो यहां से कुल मिला के एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सुरक्षा का मतलब क्या है, कार्य करते समय दुर्घटनाओं से कैसे बचाव करना है, इसमें सेफ वर्किंग हैबिट्स के अंतर्गत क्या आना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वर्कशॉप में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो हमारी सेफ्टी के टाइप्स हैं, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहां पे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज आती है औजार एवं सामग्री की सुरक्षा, यानी कि इसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि टूल और इक्विपमेंट को कैसे सुरक्षित रखना है, यानी कि टूल और इक्विपमेंट की केयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर सकता है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि सही जगह पर किस तरीके से रखरखाव करना है, अनऑथराइज्ड यूज्ड को कैसे जो है बचाना है। उसके अलावा मुख्य इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। देखो, सिलेबस को समझते समय आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि बाकी क्वेश्चन कहीं से आए या ना आए, आपके अंदर यदि ये क्षमता है कि इस टॉपिक से यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ते जाओगे। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेफ्टी के टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए, एक सेफ्टी से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन आना कंपलसरी है, उसको कोई नहीं रोकेगा। उसके अंतर्गत यदि हम सेफ्टी के अंदर जाते हैं तो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि यदि हम बात करें प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे जोखिम की पहचान एंड बचाव है, जो हमारे हैजार्ड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, मैकेनिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बाकी टॉपिक एक तरफ, जैसे हमने फर्स्ट एड को आइडेंटिफाई किया, उसी तरह से हमारा जो दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वार्निंग साइन एंड सेफ्टी साइन, जो भी हमारे सेफ्टी के सिंबल्स हैं, जिसके अंतर्गत वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, ये जो साइन है वहां से क्वेश्चन आना डेफिनेटली कंपलसरी है। तो ये साइन आपके कंप्लीट होना चाहिए, जिसके अंतर्गत डेंजर, कॉजन, मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा फायर सेफ्टी में टाइप्स ऑफ फायर आ जाता है, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर आ जाते हैं कि कौन से सामग्री या ईंधन से लगने वाली आग को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो
इस तरीके से मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम लोग एक ब्रॉडली टॉपिक को देख रहे हैं, उस ब्रॉडली टॉपिक की जो शाखाएं निकली हैं, उन शाखाओं में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट शाखाएं होती हैं, जहां से हमको ये आइडिया लग जाता है कि क्लियरली बाकी जो अन्य शाखाएं हैं, कहां से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा उतना अनुमान भले ही ना लगा सके, लेकिन उसमें से हमको ये चीज क्लियर हो जाता है कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम सेफ्टी के अंदर जाते हैं तो सेफ्टी से टोटल 10 एमसीक्यू आने हैं, तो आप आराम से 7 से 8 एमसीक्यू को क्लियरली डायग्नोज कर पा रहे हो कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उन टॉपिक को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो और बाकी टॉपिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास में है, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि जो 10 नंबर का टॉपिक है वहां से आप आराम से 8 से 9 नंबर ला रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी के सिलेबस को छोड़ देना है, बाकी के सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी बेसिस टास्क होते हैं वो एक सेट हो जाते हैं कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पर ये है, यानी कि यदि मैं बोरिंग टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो इस टॉपिक को तो मैं कतई छोड़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीटली समझ लेते हो, चांसेस इज वेरी मच हाई कि जो एक पता है गधे की तरह मेहनत कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो भले ही 2 से 3 घंटे अपने दिन के दे रहा है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से दे रहा है, उसके पास में पूरा का पूरा एक रोड मैप है, वो रैंडमली पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो आपका कोर्स है पूरा A to Z स्मार्ट तरीके से ही आपकी क्लासेस वहां पर अरेंज करी जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीटली जो PDF है इसको भी कोर्स में डाल दिया और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वह जीके की हो, कंप्यूटर की हो या फिर आपके टेक्निकल की हो। आज की ये वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। तो ये वीडियो को मैं डिटेल से, ये आपके पास में PDF ऑफिशियल भी इन्होंने जारी किया है, लेकिन उस तरीके से क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से क्लियर करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। साथ साथ में मैं थोड़ा सा इंडिकेशन देते जाऊंगा कि दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक तो हमारा बेहद महत्वपूर्ण है, तो यहां से आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, यदि हम सेफ्टी के अंतर्गत देखें, फायर एंड सेफ्टी, दिस इज द इंपॉर्टेंट औद्योगिक सुरक्षा नियम, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल। अब इसके अंतर्गत कई तरह के हमारे रूल्स आते हैं, उन रूल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब ये एक ऐसा टॉपिक है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन इंक्लूड करेगा ही करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अभी हम एक बार फिर से समराइज कर देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, तो इलेक्ट्रिकल से जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे करना है, कोई आपातकालीन चीजें हो गई, फायर लग गई, आग लग गई, तो उसमें आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आप कैसे रिपोर्ट करोगे, कैसे उस सिचुएशन को डील करोगे, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के अंतर्गत हमारा 5S जापानीज वर्ड आ जाता है, जिसमें हम लोग 5S कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कि कार्यशाला की साफ सफाई कैसे करनी है, टूल को व्यवस्थित तरीके से कैसे रखना है। जो 5S कॉन्सेप्ट है वो हमारे इसी के अंतर्गत बेसिकली आता है, जिसमें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये सारी चीजें बेसिकली इसके अंतर्गत आती हैं। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर किया है एक क्लास इसकी, और एक क्लास देखने के बाद में ये मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में हॉट वर्क, यहां से कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग, या जहां पे जो गर्म वस्तुओं के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, हॉट वर्क कर रहे हैं, वहां पे किस तरह की सेफ्टी हमको रखना है। उसके अलावा जो सीमित स्थान में जब हम लोग कार्य कर रहे हैं, वहां पर किस तरह की सेफ्टी रखनी है। या सामग्री हैंडलिंग उपकरण, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं, क्रेन हो गया, फॉर्कलिफ्ट हो गया, हैवी लोड को उठाने वाले उपकरण हो गए, या जो स्टोर हो गए, वहां पे किस किस टाइप के स्टोर होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हमने देखे, जिसके अंतर्गत 17 टॉपिक है, इस 17 टॉपिक में एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आना
कंपलसरी है। देखिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। मैं इस तरीके से हर एक टॉपिक में आपको क्लियर करता जाऊंगा सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो। ये बड़ा टॉपिक है, 10 नंबर यहां से आपके पकने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन आएगा, यहां पे आप जोर नहीं भी दोगे तब भी आप इसका आंसर दे रहे होगे, आपका कॉम्पिटिटर भी इसका आंसर दे रहा होगा। व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी एंड मशीन सेफ्टी, तीनों को कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कौन सी पर्सनल सेफ्टी है, कौन सी मशीन सेफ्टी है, कौन सी हमारी वर्कशॉप सेफ्टी है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आपको क्लियर किया है। तो यहां से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा फर्स्ट एड ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइन हमारा इंपॉर्टेंट है। फायर एंड फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आना ही है। पीपी से क्वेश्चन आना तय है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। उसके अलावा 5S कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन डालने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, और यहां से इनमें से एक आध क्वेश्चन डाल सकता है। तो कुछ टॉपिक क्या होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को इंक्लूड करता ही करता है, क्योंकि वो चाहे हम प्रैक्टिकल बिहाफ पर बात करें, थ्योरेटिकल बिहाफ पर बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिहाफ पर बात करें, जो एमसीक्यू बुक्स हैं उसके बिहाफ पर बात करें, इन टॉपिक से हमेशा आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो चांसेस इज वेरी मच हाई यदि उस बिहाफ पर देखा जाए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। दूसरी चीज, अब हमारा दूसरा टॉपिक जो आता है विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां से 5 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं और किस किस टॉपिक के ऊपर जोर देना है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द वेरी वेरी कॉमन कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कहां कहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से क्वेश्चन डाल देता है या उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एटम एंड यहां पे जो परमाणु एवं अणु है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, केवल आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए, थर्मल पावर क्या है, हाइड्रो पावर क्या है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होनी है। बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं आपको पढ़ना है, लेकिन जनरेशन आपको क्लियर होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, एसी और डीसी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेशन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, तो इनकी डेफिनेशन एंड इनके बारे में एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, सो दैट वो किसी भी तरह से यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करे तो आप उसका जवाब दे सको। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ में सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन इंक्लूड करने के चांसेस है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आती है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, साथ साथ में श्रेणी एवं समांतर परिपथ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से नजर आते हुए क्लियरली दिखाई देते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ आपको क्लियर होना चाहिए, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको क्लियर होना चाहिए। और यहीं पर इंक्लूड किया है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आने हैं। तो देखो यहां पे यदि हम इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन सोल्डरिंग ब्रेजिंग से इंक्लूड कर सकता है। उसके अलावा यहां पे किरचॉफ्स लॉ एंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के जो नियम है, या फिर हम बात करें ओम्स लॉ, इन लॉ में से किसी भी एक लॉ से वो क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहां से, या फिर जो हमारे श्रेणी और समांतर परिपथ हैं, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंक्लूड करने की प्रोबेबिलिटी नजर आती है। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है यहां से 2 क्वेश्चन वो इंक्लूड कर सकता है, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, तो यहां से इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ये बिलीव में ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बट स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ना और स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना, समझ के पढ़ना कि क्या पढ़ना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है पूरे के पूरे सिलेबस में। यदि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे तो काफी इजी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को निकाला जा सकता है। बिकॉज रीजन क्या है, 2 चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। एक तो यहां पे फिल्टर लगे हुए हैं, कंपटीशन काफी कम हो जाता है। सेकंड चीज यहां पर है कि जो स्टूडेंट्स इतने फिल्टर होने के बावजूद यदि सही तरीके से
से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई चीज हो सकती है। यदि यहां धोखा खाएंगे तो अदर कंपटीशन में तो होने की गुंजाइश है ही नहीं, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अब देखो जो थर्ड टॉपिक है ना हमारा, ये है इंजीनियरिंग धातु यानी कि इंजीनियरिंग मेटल। यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ये 5 क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे 2 टॉपिक नजर आते हैं, एक इंजीनियरिंग मेटल है और एक और, दोनों आपस में ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोनों को समझने की आवश्यकता है। देखिए यदि हम लोग इंजीनियरिंग धातु की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी से एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा ही करेगा। अब टोटल 5 क्वेश्चन इंक्लूड करना है, तो उसके अलावा वो यहां से चालकता एवं चुंबकीय गुण से क्वेश्चन ले सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हार्डनेस, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, वो सारी चीजें, डक्टिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी टॉपिक में उन्होंने कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी इंक्लूड किया है, यदि आपने सिलेबस को ध्यान से समझा हो। इस टॉपिक में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत उसने वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल जहां पर बोला है, तो जितने भी वर्नियर कैलिपर या वर्नियर हाइट गेज, वो सभी यहां पर आ जाते हैं। वर्नियर कैलिपर आ जाता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर आ जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इनके बारे में, इनका कंस्ट्रक्शन फीचर क्लियर होना चाहिए, केयर एंड मेंटेनेंस क्लियर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, रीडिंग क्लियर होना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, दैट्स इट, आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का है। क्योंकि यहां पे मेटल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को डाला है, तो आप ये मान के चलो कि यदि मेटल की तरफ 2-3 क्वेश्चन की तरफ जाता है, तो 2 क्वेश्चन यहां से इंक्लूड कर देगा। और मेटल में हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन आने तय हैं, एक आध क्वेश्चन नॉर्मल वो पूछ सकता है मेटल से रिलेटेड, बाकी यहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके क्वेश्चन आने तय हैं, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ मेटल हो गए कि धातु कहां कहां पर उपयोग होती है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह। उसके बाद आ जाता है यूनिट सिस्टम। यहां से भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड किए जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेना। देखो यूनिट सिस्टम में आपकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, यहां से बेसिक क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। इकाई प्रणाली का परिचय क्या है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ये सिस्टम के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ये प्रणाली के बारे में क्लियर होना चाहिए। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम क्या होता है, एसआई यूनिट क्या है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा लेंथ ऑफ यूनिट, यानी कि जो हमारी लंबाई की इकाइयां हैं उसके बारे में, द्रव्यमान की इकाइयां हैं, समय की इकाइयां हैं, जो हमारी यूनिट का कन्वर्जन है, जैसे कि वो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल सकता है, इतने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो यूनिट कन्वर्जन का है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल सकता है। देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा संभावना है जो स्टूडेंट्स फंसने वाले हैं, वो इस बात की संभावना है कि फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जा सकता है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ गया तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना वो पछाड़ जाते हैं। इसीलिए आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए कोर्सेस में मैं हर एक टॉपिक के पहले फंडामेंटल को समझ रहे हैं, इन डिटेल्स की वास्तव में क्या है, वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पीड क्या है, हर एक चीज को, उसके साथ में उससे रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और भी अच्छे तरीके से फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। आप कोर्सेस में पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, हर एक चीज आपको वहां पे सीक्वेंस तरीके से और 100% सिलेक्शन वाले मिलने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। उसके अलावा देखो यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पदार्थ विज्ञान है, मटेरियल साइंस है। देखो मटेरियल साइंस और जो अभी हम लोगों ने मेटल देखा, वहां पे काफी सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं। जैसे कि मटेरियल साइंस में आप देखोगे तो यहाँ पे फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहां पर भी अवेलेबल है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी वहां पर भी अवेलेबल है। तो फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना तय है, इसलिए हर एक तरह की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन इंक्लूड होगा ही होगा। लेकिन पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत कुछ और चीजें जैसे कि फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे लोह धातु, अलोह धातु में क्या डिफरेंस है, अंतर है,
टाइप्स ऑफ आयरन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनके बेसिक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनको कैसे प्रोसेस करके बनाया जाता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट अभी जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है इस चैप्टर की चल रही है, जहां पे हमने पिग आयरन को बना के कंप्लीट कर लिया ब्लास्ट फर्नेस में, किस तरह से अपचेन रिडक्शन प्रोसेस होता है वो सारी चीजों को समझ लिया है। कास्ट आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रॉट आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनको कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए क्या रॉ मटेरियल होता है, कौन सी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ना होगा सो दैट की दिक्कत आपको ना आए। उसके अलावा जो स्टील है, आयरन प्लस कार्बन अलॉय है, उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि कार्बन की परसेंटेज यदि इंक्रीज करी जाए तो किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, कहां तक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, कौन सी स्टील की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टील से रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर स्टील के टाइप्स के अंतर्गत, जैसे कि हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, यूटेक्टाइड स्टील, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील क्या होती है, कितना कार्बन प्रतिशत है, कौन सी मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, उसके बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं। स्टील के प्रकार, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसमें अलॉय इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो अलॉय बनते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, इनके अलॉय के मिश्रण के बारे में पूछ सकते हैं। नॉन फेरस मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरह के जो नॉन फेरस मेटल है इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए कि कौन से मेटल में किस तरह की प्रॉपर्टीज है, ये आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है यदि हम लोग यहाँ पे मेटल की बात करें। तो ये दोनों, चाहे इंजीनियरिंग मेटल या हम लोग धातु विज्ञान की बात करें, दोनों एक ही टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपकी क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखिए यहां पे आपको हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कई बार क्या करता है, इसको देके हीट ट्रीटमेंट दे देता है। हीट ट्रीटमेंट में क्या है, हालांकि हीट ट्रीटमेंट का यहां पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जब हम मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हम हीट ट्रीटमेंट से करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट आपके WCS में दिया गया है। जब पूरा का पूरा सिलेबस WCS का दिया गया है और हीट ट्रीटमेंट यदि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से कोरिलेट करती हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको हीट ट्रीटमेंट को भी कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं, एनीलिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस, उन सभी प्रोसेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मेरा वादा है 6 क्लासेस हैं, देख लोगे चीजें बाहर नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी है आपसे मेरी। नेक्स्ट यहां पर जो अगला टॉपिक है, द्रव्यमान, भार तथा घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी, दिस इज द इंपॉर्टेंट। कई सारे कैंडिडेट हैं जो मास और वेट में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से जो BHEL की क्लासेस थी वहां पर भी हम लोगों ने क्लियर किया था इन सारी कॉन्सेप्ट को। तो रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि वहां पर पढ़ा है तो चीजें बहुत बेहतर क्लियर होंगी, नहीं भी पढ़ा है तो फिर से लाइव क्लासेस एंड जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं दोनों के माध्यम से इन सभी चीजों को क्लियर किया जा रहा है। मास क्या है, वेट क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, डेंसिटी क्या है, यूनिट ऑफ डेंसिटी हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो ये जो 6 टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके द्रव्यमान भार में अंतर से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, बाकी क्वेश्चंस के जवाब आप आराम से दे सकते हो। उसके अलावा जो अगला टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, दोनों महत्वपूर्ण है। स्पीड एंड वेलोसिटी को समझना, दोनों में क्या अंतर होता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं टालने वाला। ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति है 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। इस स्पीड को पकड़ने में इतना समय लगता है तो आपको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से आते हैं और यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो कि आपकी एज को बढ़ाएगा, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा। जहां पे आपके कॉम्पिटिटर आंसर गलत दे रहे होंगे, यदि वहां पे आपका आंसर करेक्ट होता है तब आपके चांसेस जो है ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा चूंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी से है, तो यहां से कंप्लीट ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर नहीं होने वाला है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा,
8वें नंबर का टॉपिक है। 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूड करे जाने हैं। कहां कहां से आएंगे ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल इफिशियंसी आपकी क्या है, यूज ऑफ एनर्जी क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे इंक्लूड कराएगा कि भैया कितना कार्य हुआ है। उसके अलावा वो सारी चीजें यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा बीएचएल में भी यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। यहां पे हीट के बारे में आपसे पूछा गया था, टेम्परेचर क्या है, ऊष्मा और तापमान दोनों में डिफरेंस क्या है, इन फंडामेंटल तरीके से समझना होगा। एंड आपकी यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, साथ साथ में इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। जो एंड इंपॉर्टेंट हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। एंड अगेन हम लोग लाइव भी ले लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल भी ले लेंगे। काफी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ में क्या है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको ऑल क्लासेस लाइव के माध्यम से मिलेंगी। जो क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं है, साथ में पूरी कनेक्टिविटी के साथ में हम एक एक स्टेप को जिस तरीके से ये सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऊष्मा का संचरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करे गए। उसके बाद में मापन उपकरण में हमारा थर्मोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है, उनके टाइप्स के बारे में आपसे पूछ लेता है। एंड फोर्स की यदि हम लोग बात करें, डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है, जब ऊपर आप लोग इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे, कार्य पढ़ोगे, तो वहां पे फोर्स कोरिलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको फोर्स तो वही पढ़ना पड़ेगा। फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्स हमारे क्या है, टेंसाइल लोड क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या है, कंप्रेसिव फोर्स क्या है, शियर फोर्स हमारा कहां पर लगता है। तो इनको मैकेनिकल से कनेक्ट करके समझना होगा। जैसे कि हम एक रिविटिंग को देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। जहां पे आपको एक रिविटिंग दिखाई दे रही होगी, जहां पे दोनों तरफ से एरो लगा के कुछ फोर्सेस इंडिकेट कर रहा होगा, वहां पे कैलकुलेशन करा रहा होगा, तो उस तरह से प्रैक्टिस करना है, इनको ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स के कारण मटेरियल में होने वाला जो चेंजेस है उसके बारे में है ना, कि फोर्स के कारण कितना मटेरियल चेंज हो गया, स्ट्रेन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको क्लियर होना चाहिए। मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो उससे पता चलती है कि कैसा बिहेवियर है, वो दर्शाता है। तो इस पूरे कर्व के माध्यम से हम लोग समझ रहे होंगे। अगला जो है तापमापी उपकरण, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जैसे कि हमने ऊपर देखा थर्मोमीटर एंड पायरोमीटर दोनों के बारे में, साथ में ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, एंड ऊष्मा हानि एवं अर्जन यानी कि हीट लॉस एंड गेन के बारे में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो इवन YouTube पर भी मैंने क्लास ली थी BHEL सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां पे एक ही क्लास में हमने इस पूरे ही टॉपिक को क्लियर किया था। यदि आपने वो क्लास भी देखी होगी तो वादा है सर्कुलर मोशन क्लियर हो जाएगा। देखिए BHEL की जितनी भी क्लासेस YouTube पर अवेलेबल हैं WCS के नाम से, उनको भी देख लोगे तब भी आपके कुछ टॉपिक बहुत ही बेहद मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर कुछ क्लासेस हैं, हालांकि वहां पे पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एज अ डेमो तौर पर कुछ क्लासेस डाली गई थी, उनको भी देखोगे तो काफी जो क्रिटिकल टॉपिक है वो आपको काफी सिंपल लगने लगेंगे, वहां से चीजों का आइडिया लग जाएगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन में हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि हमारी रेखीय चक्रीय गति में डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। हमने कार को एक वक्र में घुमाकर इमेज के माध्यम से चीजों को क्लियर किया था, उनका एप्लीकेशंस क्या है, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा ये हमारे जितने भी टॉपिक है ना, यहां से आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाने, 65 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आएंगे। अब बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या है हमारा, यदि हम पार्ट 2 की बात करें, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एंड IT, ध्यान रखिएगा यहां से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। इन 15 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही कंप्यूटर कुछ भी पढ़े जा रहे हो ना, कंप्यूटर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जहां पे आपको फोकस करना है जब आपके नंबर मिलेंगे। ऐसे ही रैंडमली पढ़ते रहोगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, मिस्टेक हो जाएंगी और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि क्या है ना, लिमिटेड समय में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिलेबस जो है उसको पढ़ना ही समझदारी है, रैंडमली पढ़ना समझदारी नहीं है। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर में क्या क्या है,
कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, इसके बेसिक फंक्शन क्या है, उसके बारे में। इसमें इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी कि इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब को आपको पढ़ना जरूरी है कि इंटरनेट का यूज, डब्ल्यू क्या है, इसका उपयोग क्या है, जैसे कि सर्चिंग, ब्राउजिंग आदि, इसके बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके जैसे कि फिजिकल पार्ट्स जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, विंडोज, ऐप, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, वो सारी चीजें। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन इंक्लूड किया ही जाएगा, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए जो आईपी एड्रेस यूज होता है उसके बारे में इन डेप्थ चीजें आपको क्लियर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि जो विंडोज, लिनक्स, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लियर होने चाहिए। देखिए ईमेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ईमेल बनाना, भेजना, रिसीव करना, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, दिस इज द कॉमन टॉपिक। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल बेसिक यूज आपसे पूछे जाएंगे। स्वीट एंड नेटवर्किंग, यहां से भी बेसिक नेटवर्किंग, ऑफिस टूल के बारे में आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस, इसके अंतर्गत देखिए यहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डिजिटल पेमेंट टूल्स के बारे में, यूपीआई, एटीएम, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग के बारे में जो नॉर्मल आपको लगती हैं। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएंगे। नई तकनीकी, देखो यहां से क्वेश्चन एआई से आने ही आने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मशीन लर्निंग के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ साथ में आईटी डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि जो हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर की ग्रोथ और अचीवमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पे देखो कुछ कॉमन टॉपिक आपको नजर आ रहे होंगे जहां से क्वेश्चन, जैसे कि एक कंप्यूटर, देखो जब हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं 15 क्वेश्चन आने, तो आप ये मान के चलिए यहां से 4 से 5 क्वेश्चन कॉमन होंगे, अनदर मीडियोकर होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे। जो कॉमन क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं उसमें यदि हम लोग देखें, कंप्यूटर के बारे में बेसिक क्वेश्चन आना ही आना है। एंड उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ पार्ट्स देके आपसे पूछ लिया जाएगा, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन इंक्लूड किया ही जाएगा, दिस इज द कॉमन। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फाइल फोल्डर बनाने से रिलेटेड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। इसको आपने एक बार बेसिक कंप्यूटर ही आना है, बहुत ज्यादा एडवांस कंप्यूटर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आती है भाग 3 के ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। यहां से देखो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहां पे ध्यान रखिएगा जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश जीके के, वो ऐसी प्रसिद्ध चीजें पूछी जाएंगी जो कि कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में रिपीटेड होते हुए नजर आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं पूछा जाए, यानी कि जिसको यदि उत्तर प्रदेश के बारे में कॉमन इंफॉर्मेशन भी है तो भी आप उसका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे कि यूपी का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश क्या रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जो भी निवासी है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन होती ही होती है अपने राज्य के बारे में, और जो पॉपुलर है वहीं से क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। संस्कृति एवं कला, यानी कि यूपी की संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है, कला क्या है, जीवन शैली कैसी है। एंड यहां पर देखो प्रसिद्ध इमारतें कौन सी हैं, स्मारक जैसे कि ताजमहल, किले, मंदिर आदि, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। त्योहार एवं लोक नृत्य, यूपी के प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, लोक नृत्य आपके कौन से हैं, साहित्य एवं भाषाएं क्या हैं यूपी की, उसके अलावा क्या क्या विरासत एवं सामाजिक परंपराएं हैं, यानी कि क्या परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सामाजिक जीवन कैसा है, पर्यटन, टूरिज्म, दिस इज द इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है यूपी के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, धार्मिक स्थल के बारे में। उसके अलावा भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही होना चाहिए। लोकेशंस क्या है, रिवर्स क्या है, प्लान्स क्या है, ज्योग्राफिकल हमारे फीचर्स क्या है, वो सभी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन जो है, नेचुरल रिसोर्सेस जो है उसके बारे में, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेस क्या है, मिनरल आदि, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यूपी में क्या खास है जो यूपी को खास बनाती है, कौन से हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसके अलावा जलवायु, मिट्टी हमारी कैसी है, वन्य जीवन कैसा है, नेशनल पार्क्स वगैरह। तो यहां से क्या है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो
प्रसिद्ध होते हैं वहां से ज्यादा है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए या फिर कुछ हमारी इमारतें हो गई, कुछ रिवर्स हो गई, वहां से उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। खनिज एवं उद्योग हो गए, उसके अलावा कृषि अर्थव्यवस्था, यूपी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, एंड इकोनॉमिक कंडीशनल बेसिकली कैसी क्या है, वो सारी चीजें, व्यापार एवं रोजगार के बारे में, राजनीति एवं प्रशासन के बारे में, यूपी सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री, विधानसभा आदि के बारे में यहां से भी क्वेश्चन इंक्लूड करेगा ही करेगा। वर्तमान कुछ करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं जो यूपी से जुड़ी हैं, रिसेंट न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हैं, वहां से क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। तो रिसेंटली जो भी न्यूज हैं 6 मंथ पुरानी और एग्जाम तक, वो आप अपडेट रहिए, यूपी से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज आ रही है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ यूपी, यानी कि यूपी के विभिन्न क्षेत्रों की क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए ये हमारे भाग 3 है, तीनों भाग को मैंने खंडन करके आपको बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोर्सेज में ये सारा पीडीएफ भी दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक भी बेसिकली बना दिए जाएंगे, जहां पे एक एक टॉपिक को, अभी साइंस की सारी क्लासेस आपके अपलोडेड है, लेकिन वहां पे हर एक टॉपिक की न्यूमेरिकल क्लासेस भी आपकी लाइव कराई जाएंगी और जो भी टॉपिक की क्लासेस छूटी है उन टॉपिक की क्लासेस भी आएंगी। साथ साथ में 8 अप्रैल से आपकी कंप्यूटर और जीके की क्लासेस भी सुनील सर के द्वारा आपकी तैयार कराई जाएंगी, जो कि इसी के आधार पर बेसिकली पर्टिकुलर चलेंगे, जहां पे कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां पे हर एक टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बेहतर तरीके से क्लियर किया गया है, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और एक सही डायरेक्शन में सही स्टडी मटेरियल आपको बेसिकली मिल सके। ये उन सीरियस कैंडिडेट के लिए जो बार बार कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, यहां पे ये मौका आप लोग मत गवाइए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और वो क्यों है मैंने स्टार्टिंग में आपको अपडेट कर दिया है। कोर्सेज के लिए आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे जाकर स्पेशल टेक्नो आप सर्च करोगे, एप्लीकेशन में यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फुल कोर्सेज आपका आ चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।